सौरभ दुबे, जब तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने वामपंथ के किले को ध्वस्त किया, उस चुनाव में पिछले चुनाव से ठीक 2.5% वोट ज्यादा पड़ा था, बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था। कितना? सिर्फ 2.5%। उसने 34 साल के वामपंथ के शासन और सिंहासन को गंगा में डुबो दिया। ठीक, ममता जी हो गई। उसके बाद ममता जी ने 2 चुनाव और लड़े, ठीक, 15 साल की सरकार में। उन दोनों चुनावों में उनका मतलब टोटल पोलिंग घटती रही। 2011 में जो पोलिंग लेकर वो आई थी वो बाद के चुनाव में घटी और उससे कम हो गई उसके अगले चुनाव में। ठीक, ये 2.5% एनहांसमेंट नहीं है 2021 के चुनाव में, ये 9-10% से ज्यादा का एनहांसमेंट है। 82% कुछ के आसपास आया था मेरे ख्याल से 2021 में, और ये 94%, 12% बंगाल के, मेरी बात को सुनिए धैर्य से, बंगाल के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12% का जंप लगा हो चुनाव में वोट में। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं इसके मायने क्या है। इसके सामान्य मायने नहीं, सामान्य मायनों में 2.5% वोट बढ़ा था, लेफ्ट डूब गया, ममता जी आ गई। ममता जी उस वोट को, मतदान को बना के नहीं रख पाई, हर बार घटता गया। लेकिन इस बार 12-14% ऊपर भागा है। दुबे जी, देखिए अमिताभ जी, जब लेफ्ट का कुशासन खत्म करके ममता जी का शासन आया था तो जनता ने इसी विश्वास के साथ ममता जी की सरकार पर भरोसा किया था कि जो लेफ्ट के गुंडे हैं, लेफ्ट का कुशासन है, उसको खत्म करने के बाद ममता दीदी के शासन में लोगों को राहत मिलेगी, अपराध से मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से बंगाल मुक्त होगा। लेकिन वो पहले ही 5 वर्षों में होता हुआ नहीं दिखाई दिया। आपने जो इतनी सटीक विश्लेषण करते हुए जो इतनी गहराई से विश्लेषण किया, बिल्कुल ठीक है आपका कि पहले 5 साल के बाद टीएमसी का परसेंटेज है वो घटने का, और इस बार के चुनाव में जो अप्रत्याशित रूप से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी, मतलब पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास आजादी के बाद से इतना बड़ा वोट परसेंटेज अगर आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात है अमिताभ जी, भारत के इतिहास में आजाद होने के बाद बंगाल का पहली बार चुनाव ऐसा हुआ जिसमें एक भी लाश नहीं मिली, जिसके अंदर एक भी हत्या नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में कई सारी हत्याएं, कई सारे लाशें मिलती थी। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये चुनाव आयोग की व्यवस्था और जो जनता की जागरूकता है, जनता को कहीं ना कहीं भरोसा है। अगर देखिए, जो जो मेरे दिल में शंका है या मेरे दिल में तो विश्वास है, अगर परिणाम उसमें परिवर्तित होते हैं तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, मेरा नाम बदल देना, तो इनका क्या नाम राजू घोष जी अगली बार से आप रख के बुलाएंगे इनको पैनल पे। देखिए, बड़ी बड़ी घोषणा पहले से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, इस बात की सराहना किसने की? अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा कि वो स्वागत करते हैं सुरक्षा बलों का, केंद्रीय सुरक्षा बलों का, जिनके लोगों ने उनके एक कैंडिडेट को बचा लिया। तृणमूल के गुंडे कह रहे थे कि वो मार रहे थे उनको, कांग्रेस के लोगों को सुरक्षा बलों ने बचाया। इसकी कल बुरी बुरी सराहना अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे थे। सौरभ दुबे, अभी आप ठीक है, अभी रुकना होगा। डॉक्टर एहतेशामुल हक साहब भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं। हक साहब, अमित शाह ने कहा है 152 में 110 सीट जीतेंगे, एक सीट कम नहीं, कम से कम 110 जीतेंगे, तब तो फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। सबसे पहले आपको हमारे अमिताभ जी से कहना चाहता हूं जी कि जिस हिसाब से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं वो उनके ऊपर चेहरे पे झलक रहा है हार की। इसलिए 110 सीट, आज बताइए कि वो किस हिसाब से 110 सीट वहां ले सकते हैं। आज हमारे पास में वहां मौजूदा 95 सीट के ऊपर है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी बम्पर वोटिंग हुई, 92% से ऊपर जो वोटिंग की गई है, ये समझिए भारतीय जनता पार्टी जो एफआईआर पश्चिम बंगाल में और जिस हिसाब से नाम लोगों को काटा है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा काटा, 68%, ये हिंदू की बात करते हैं, उनके वोट काटे गए हैं। तो इस वजह का जो है इनके अगेंस्ट में ये पूरी
जो जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है अमिताभ जी, ये अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे पक्ष में हुई है। एक मिनट हक साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब लेफ्ट का शासन गया जिस चुनाव में, उस चुनाव में पिछले चुनाव से 2.5% वोट ज्यादा पड़ा था सिर्फ, ठीक। उस 2.5% वोट की बढ़त ने लेफ्ट के किले को, सिंहासन को गंगा में डुबो दिया और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2.5% वोट बढ़ा था सर, ठीक। इस बार तो 10-12% बढ़ गया। जब 2.5% वोट बढ़ने में लेफ्ट डूब गया समुद्र में, तो इस बार तो 10-12% वोट बढ़ा है पिछले चुनाव से। 82% आसपास था पिछले चुनाव में, इस बार 94% है। जी हक साहब। देखिए अमिताभ जी, आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके एनालिसिस से एक मत नहीं हूं जी। आप जिस हिसाब से 2011 का हमें जो आप उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोगों ने, ममता बनर्जी ने काम किया है लोगों के लिए ग्राउंड लेवल से उठ करके। आज सबसे बड़ी मेरी हथियार जो है मेरी माता बहनें हैं, जिनको 1500 से लेकर 1700 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। आप सोच नहीं सकते हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन एक नैरेटिव हमारे लिए तैयार कर रही है, हमारी पार्टी के लिए तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिनका सपना साकार नहीं होगा। मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहा हूं अमिताभ जी कि ये बांग्ला विरोधी पार्टी है, ये बांग्ला जबान की विरोधी है। तो किस हिसाब से इनको यहाँ पर लोग इनके खिलाफ में वोट देने के लिए 92% से ज्यादा लोग आज मत पे आए हैं। यहाँ इनका सपना साकार नहीं होगा। आपने 2011 का एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं हमारे फेवर के वोट है, और सब वोट जो है मैं पिछले अच्छा हक साहब, ठीक है हक साहब, एक बात तो मानो, आज चुनाव आयोग को तो तारीख को थैंक यू तो बोल दो। बिना गोली के चुनाव हो गया, बिना मर्डर के चुनाव हो गया। जितना वोट विधान चंद्र राय के समय में नहीं पड़ा, ज्योति बाबू के समय में नहीं पड़ा, उतना वोट पड़ गया, तो चुनाव आयोग को थैंक यू तो बनता है ना। ना आगजनी हुई, ना 10-20 लोग मारे गए, ना रक्त बहा, नहीं, और 94% वोट पड़ गया, तो बनता है थैंक यू। आप लोगों ने पूरे चुनाव इतना कलेश किया चुनाव आयोग के नाम पर, तो उसको लड्डू खिलाना चाहिए आपको, नहीं? सारे लोगों को हम लोग खिलाएंगे 4 तारीख को, जब जिस दिन चौथी बार हम लोग ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, उस दिन समझ लें कि हम लोग पूरे राज्य के लोगों को, तमाम लोगों को मिठाई खिलाएंगे। और दिल्ली से जो लोग बैठे हुए यहाँ पर पिछले 15 दिन से लगा था, जो यहाँ की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, जिनका सपना साकार नहीं होगा, तो 4 तारीख को हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल में अबीर खेलेंगे, अबीर और मिठाई जो है, लड्डू जो है पूरी जगह तक। नहीं अजय भैया, हक साहब, आप जीत गए, अबीर खेलेंगे, ठीक बात है, आप जीत गए, लड्डू बांटेंगे, लेकिन 1% मान लो अगर हार गए तब क्या होगा? नहीं, हारने की संभावना नहीं, हमने इस पे काम किया है, 1 पैसे में एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बात समझना होगा। देखिए ठीक है हम लोग जो है, ठीक हक साहब, ठीक है, एक बात जरूर कहूंगा पूरी विनम्रता से, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसने चुनाव आयोग के द्वारा हार घोषित होने से पहले अपनी हार मानी हो। आज तक कोई नहीं मिला मुझे 40 साल में। क्या बोला? अभी तो 10 वोट और खुलने हैं, 11,000 से पीछे चल रहे भैया, बोले 100 वोट अभी बाकी है। अरे चाचा 100 तुम्हें भी मिल जाएंगे, तब भी 11,000 से पीछे हो यार। लेकिन नहीं मानता, नेता होता है। उस भाई साहब, नेता की चमड़ी इतनी मोटी, हक साहब, वो कहता है मुझे केवल चुनाव आयोग की घोषणा ही बता सकती है कि मैं हारा, उससे पहले किसी की नहीं मानूंगा। नहीं मानता है। देखिए यही तो तरीका है भैया। एग्जाम्पल दिए जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, देखिए हमारी नेत्री, वाकई में मैं अपनी नेत्री के ऊपर गर्व करता हूँ। ममता बनर्जी, आपने कहा आपके चैनल में कई बार आपने तारीफ किया, पिछले 40 साल से हमारी उनकी पहचान है, ताल्लुकात, आपने एक मरतबा नहीं 4 मरतबा कहे, लेकिन वाकई में वो नेत्री पश्चिम बंगाल की जनता की सोचती है, जो गरीब है, जो समझ लिए पिछले तबके के हैं, जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, आज इतनी बड़ी पद में रह करके आज भी वो एस्बेस्टर के घर में रहती है,
कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं है उनके पास में, ये बात समझना होगा। भारत से इकलौती मंत्री है, बिल्कुल आज अकेली लड़ रही है प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, इस भारतीय जनता पार्टी के शासक मिनिस्टरों से। हक साहब अभी रुकना होगा, ये असल में धर्मेंद्र जी के पास आऊं उससे पहले एक बात को, ये विक्टिम कार्ड क्षेत्रीय दल खेलते हैं, सपा भी खेलती है उत्तर प्रदेश में ये विक्टिम कार्ड, लालू जी की पार्टी भी खेलती है, ममता जी की पार्टी भी खेल रही है कि मैं अकेला लड़ रहा हूं। भाई साहब ऐसा थोड़ी ना, कुश्ती थोड़ी ना हो रही यार मेरे, कि लंगोट बांध के आओगे। लड़ाई हो क्या हो रही है? समाजवादी पार्टी वर्सेज भाजपा, तृणमूल कांग्रेस वर्सेज भाजपा। आपकी पार्टी में जितने नेता हैं वो भी तो प्रचार कर रहे हैं, आपकी पार्टी में छोटे नेता हैं तो छोटे प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी में बड़े नेता हैं तो बड़े प्रचार कर रहे हैं। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है धर्मेंद्र जी? नहीं भाई, एक मिनट, हाँ अब अखिलेश यादव की पार्टी में ऐसे 10 नेता तो नहीं है जो देश प्रदेश भर में पहचाने जाएं, अपने अपने जिलों के नेता हैं। तब वो भी कल चुनाव होगा तो कहेंगे कि बताइए मैं अकेला लड़ रहा हूं और इनके 500 सांसद, राज्यसभा लोकसभा मिला के 100 मंत्री, 22 मुख्यमंत्री सब उत्तर प्रदेश में हैं। डिंपल जी जब चुनाव लड़ी थी मैनपुरी से नेताजी की मृत्यु के बाद, तो जितना भी आपका उत्तर प्रदेश भर का सपा वाला था सब गया हाजिरी लगाने, सब गए थे। और देश भर में भी जहां सपा की कार्य इकाई है वो सब भी लोग गए थे। तो जिसके पास जो होगा वो आएगा। धर्मेंद्र जी इसमें बुरा मानने कौन सी बात होती है कि हम गृह मंत्री से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े? आपकी केंद्र में सरकार आ जाती तो आपके पास भी गृह मंत्री प्रधानमंत्री होते। धर्मेंद्र जी अमिताभ जी, देखिए दो चीज है जी, किसी भी राजनीतिक दल को, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को कहीं भी जाकर के मत मांगने का, लोकतांत्रिक तरीके से प्रचार करने का अधिकार, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। सवाल यह है कि गृह मंत्री के रूप में ताकत के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जब जो इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस पर सवाल उठता है कि आप ऐसे गृह मंत्री जाते हैं, आपके पीछे पीछे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तमाम जो सेंट्रल की एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं पहुंच जाती हैं लोगों पर छापा मारने, दबाव बनाने, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न करने, तो उस पर सवाल उठता है। देखिए वो उनका प्रिविलेज है। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे थे चुनाव जीतने का अमित शाह जी की, आप तो लगातार कवर करते रहे हैं। पिछले चुनाव के क्या कह रहे थे गृह मंत्री जी? अब की पार 200 पार, और गारंटी से जब प्रधानमंत्री जी दीदी वो दीदी कर रहे थे तो उस समय अमित शाह जी चिल्ला के कह रहे थे 200 से 1 सीट कम आएगी तो मैं राजनीति से तब मैं जवाब दूंगा। तमाम वादे कर रहे थे, आखिर क्या हुआ? उस गिनती में भी आप रहे, उसके बाद उनके कैसे स्टैंड बदले भी आपने देखा। तो ये राजनीति में ये नारे गढ़ना और इस तरह की बातें करना वो आम बात है, उसको करते रहे। सच क्या है कि जो वेलफेयर स्टेट के रूप में तमाम बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो योजनाएं ममता दीदी ने अपने राज्य के लोगों के लिए लाई है, जिसके आधार पर लगातार वो चौथी बार मैदान में मजबूती से, महत्वपूर्ण वो है। बंगाल के लोगों का जो भरोसा है उन पर वो महत्वपूर्ण है। मत प्रतिशत बढ़ने का आपने सवाल उठाया था, दो चीजें थी। देखिए अमिताभ जी, एक तो जो इतने बड़े पैमाने पर मत कट गया, ठीक है, उसमें कुछ मत जो मृतक सूची रही होगी, डुप्लीकेट रहे होंगे, उससे भी मत प्रतिशत बढ़ा। और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया कि बंगाल से तमाम लोगों का को हटा देंगे, नाम काट देंगे, उनकी जमीनों से जमीनें चली जाएंगी, उसके चलते देश के विभिन्न कोनों, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हमारे यहाँ काम करने वाली महिला भाग करके सब काम छोड़ करके बंगाल गई वोट देने, केवल इसलिए कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो एसआईआर ले आई है कर देगी कि आगे हमारा घर प्रभावित हो जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र भाई, ये भी कारण है। एक मिनट, ये जो महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात, कहिए जो हम लोग या हमारे नेता कह रहे हैं कि बंगाल में पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। जो जनता का फीडबैक आ रहा है, जनता में जो उत्साह है वो ममता दीदी के लिए है। दूसरी बात, यही समय है कि बस 5 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा। यही समय है कि जब आप 2014 से लगातार सरकार में है और जो मतदाताओं को आपने प्रलोभन दिए थे, जो मतदाताओं से आपने वादा किया था, जो आप संकल्प पत्र लेके आए, जब पर सवाल होता है आप ध्रुवीकरण करने लगते हैं, जाति राजनीति। धर्मेंद्र जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अब आप रुकना होगा। अब तो आगे काफी बात आ गई।